म्हणूनच आपल्याला आचरण करायची गरज आहे। अरे जिंदगी तो सब काट लेते हैं यहाँ, जिंदगी जो है ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं बौद्धाचार्य अरविंद राजाराम यादव बापेरकर अपने इस बुद्ध नीति के धम्म मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको आषाढ़ यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा भाग 2 के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रिय धम्म बंधुओं, आज तक हमें स्कूलों में या पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में, स्कूली किताबों में बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम के महाविनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग की झूठी कहानियां सिखाई जाती है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सीखने वाले वे लोग जो बुद्ध से और सच्चाई से ईर्ष्या करते हैं, आधी अधूरी जानकारी लेकर बुद्ध के विरुद्ध दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं और भगवान बुद्ध को भला बुरा कहते हैं, उनको राज्य और संसार या पत्नी और बेटे को छोड़कर रात के समय भागने वाले कहते हैं और इस झूठी कहानी को लेकर ऐसे झूठे चित्र भी बनाते हैं। स्कूली किताबों में लिखा जाता है कि उनको रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, रोगी मनुष्य मिला और उन्होंने एक शव यात्रा भी जाते हुए देखी, तो उनको समझ में आ गया कि दुनिया में दुख है और इसलिए वह आषाढ़ पूर्णिमा को सुख की खोज में सब कुछ छोड़कर भाग गए। ऐसी झूठी कहानियां बनाकर वे कितनी नफरत करते हैं बुद्ध से, लेकिन सच्चाई उनसे कोसों दूर है। जब सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया तब उनकी आयु 29 वर्ष की थी और 20 वर्ष की आयु से वह शाक्य संघ के सदस्य थे। शाक्य संघ के हर एक सुख और दुख में वह भाग लेते थे, शाक्य संघ की सेवा करते थे, इसलिए वे शाक्य संघ में लोकप्रिय थे। तो क्या उन्होंने इतने साल बूढ़ा आदमी, रोगी मनुष्य या फिर शव यात्रा नहीं देखी होगी? असत्य कितना भी चिल्लाए, सत्य को नहीं हरा सकता। इसी सच्चाई को इस वीडियो में विस्तृत रूप से स्पष्ट करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यह आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में मेरा दूसरा वीडियो है और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, इसके बारे में जानने के लिए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा यानी कि आषाढ़। दूसरी घटना महाविनिष्क्रमण दिन अर्थात सिद्धार्थ का गृह त्याग। सिद्धार्थ के गृह त्याग की इस सच्ची घटना का वर्णन त्रिपिटक में मध्यम निकाय के अति पर्यसन सूक्त में किया गया है। सिद्धार्थ गौतम के पिता का नाम शुद्धोदन था, वह शाक्य वंश के राजा थे। सिद्धार्थ एक राजवंशीय नाम है और उनका गोत्र नाम गौतम यानी कि गौतम था। वह सूर्यवंशी घराने के प्रसिद्ध इक्ष्वाकु कुल से थे और कपिलवस्तु नगरी के राजा थे। कपिलवस्तु शहर भारत के उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर में, हिमालय की तलहटी से लगभग 65 किलोमीटर दूर रोहिणी नदी के तट पर स्थित था। इस राज्य की शासन व्यवस्था गणतांत्रिक मतलब रिपब्लिक थी। गणतांत्रिक शासन प्रणाली को संघ या गणराज्य कहा जाता है। शाक्यों के गणतांत्रिक राज्य में अनेक राजवंश थे, उन्होंने बारी बारी से राज्य पर शासन किया। राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के समय सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन को राजपाट का आनंद लेने का सम्मान प्राप्त हुआ। कपिलवस्तु पर राजा शुद्धोदन का शासन था। हालांकि कपिलवस्तु कौशल नरेश राजा प्रसेनजित का मांडलिक राज्य था। कौशल नरेश प्रसेनजित की अनुमति के बिना वह अपने राज्य की कुछ शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था। शाक्यों का अपना एक संघ था। 20 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद प्रत्येक शाक्य युवक को संघ की दीक्षा लेनी पड़ती थी और संघ का सदस्य बनना पड़ता था। सिद्धार्थ गौतम को 20 वर्ष पूरे हो गए थे। दीक्षा लेने और संघ का सदस्य बनने के लिए उनकी उम्र सुयोग्य थी। शाक्यों के पास एक सभागृह था, वे उसे संथागार कहते थे।
वह कपिलवस्तु नगर में था। इसी समतागार में शाक्य संघ की बैठकें हुआ करती थी। सिद्धार्थ को शाक्य संघ में दीक्षित करने के इरादे से शुद्धोदन ने शाक्य पुरोहित से संघ की बैठक बुलाने को कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संथागार में संघ की एक बैठक आयोजित की गई। पुरोहित ने संघ की बैठक में सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाने के लिए विषय प्रस्तुत किया। तभी शाक्य सेनापति अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने संघ को इस प्रकार संबोधित किया। सिद्धार्थ गौतम, जो शाक्य कुल के शुद्धोदन के वंश में पैदा हुए हैं, संघ का सदस्य बनना चाहते हैं। वह 20 वर्ष उम्र के हैं और हर तरह से इस संघ का सदस्य बनने के लिए योग्य है, इसलिए उन्हें इस संघ का सदस्य बनने दे। यह मेरा सुझाव है। जो लोग इस प्रस्ताव के खिलाफ है, उन्हें अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए। इस सुझाव के खिलाफ कोई नहीं बोला। सेनापति ने फिर कहा, मैं दूसरी बार कहता हूं कि जो भी इस प्रस्ताव के खिलाफ है उसे बोलना चाहिए। प्रस्ताव के खिलाफ बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने दोहराया, मैं तीसरी बार कहता हूं कि जो कोई भी इस प्रस्ताव के खिलाफ है उसे बोलना चाहिए। तीसरी बार भी इस प्रस्ताव के विरोध में कोई नहीं बोला। शाक्यों का नियम था कि उनके संघ में बिना प्रस्ताव के कोई चर्चा नहीं हो सकती और कोई भी प्रस्ताव तब तक पारित घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह 3 बार सहमत न हो गया हो। सिद्धार्थ के मामले में सेनापति द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव बिना विरोध के 3 बार पारित किया गया। उन्हें शाक्य संघ में शामिल कर सदस्य बनाने की घोषणा की गई। तब शाक्य पुरोहित खड़े हुए और सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़ा होने के लिए कहा। उन्होंने सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए कहा कि क्या आप सहमत हैं कि संघ ने आपको सदस्य बनाकर आपका सम्मान किया है? जी महाराज, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। क्या आप संघ की सदस्यता की शर्तें जानते हैं? नहीं महाराज, लेकिन मुझे उन्हें जानकर खुशी होगी, सिद्धार्थ ने कहा। पुरोहित ने कहा, सबसे पहले संघ सदस्य के कर्तव्य क्या है वह आपको बताते हैं। इस प्रकार पुरोहित ने उन्हें एक एक करके संघ के सदस्य के कर्तव्य बताना शुरू किया। पहला कर्तव्य, आपको संघ के कल्याण की पूरी लगन से रक्षा करनी होगी। दूसरा कर्तव्य, आपको संघ की सभाओं से अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। तीसरा कर्तव्य, किसी भी शाक्य के आचरण में जो भी दोष आपको दिखाई देता है, बिना किसी डर से खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। चौथा कर्तव्य, यदि कोई आप पर आरोप लगाता है तो आपको क्रोधित नहीं होना चाहिए, परंतु यदि आप दोषी हो तो दोष को स्वीकार करना ही होगा, या यदि आप निर्दोष है तो आपको ऐसा कहना चाहिए। पुरोहित ने आगे कहा, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको संघ की सदस्यता से कैसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। पहला, यदि आप बलात्कार करते हैं तो आप सदस्य नहीं होंगे। दूसरा, यदि आप किसी की हत्या करते हैं तो आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। यदि आप चोरी करते हैं तो आप संघ के सदस्य नहीं रहेंगे। यदि आप झूठी गवाही के दोषी पाए जाते हैं तो आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। सिद्धार्थ ने कहा, महाराज, शाक्य संघ के अनुशासन के नियम बताने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके शब्दों और वचनों से उन नियमों का पालन करने की पूरी कोशिश करूंगा। सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत गए। वह संघ के एक वफादार और समर्पित सदस्य थे। वह संघ के काम पर उतना ही ध्यान देते थे जितना कि अपने निजी काम पर देते थे। वह संघ सदस्य के तौर पर वे लोगों की मदद करते थे, बूढ़ों की और रोगियों की सेवा करते थे, संघ के हर सुख और दुख में शामिल होते थे। संघ के सदस्य के रूप में उनका आचरण बहुत ही अनुकरणीय था और इस कारण वे सभी के प्रिय थे। संघ के सदस्य बनने के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए एक आपदा और सिद्धार्थ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।
और आज का यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे आने वाले वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचने के लिए अपने इस बुद्ध नीति चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमो बुद्धाय।